ओके। सो बहुत ज्यादा पीछे से स्टार्ट नहीं करेंगे। टैक्स, हम लोगों ने टैक्स ईयर कवर किया है, पर्सन की डेफिनेशन कवर की है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ा है। आई होप आई एम ऑडिबल। इन केस आप लोगों को कोई आवाज का मसला हो तो प्लीज मेंशन इन द चैट। ओके, इट हैज स्टार्टेड। राइट। अच्छा, सो हमने जो थोड़ा सा ही अभी तक कवर किया है, फर्स्ट इज टैक्सियर पर्सन एंड फ्यू। हम लोगों ने रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल को पढ़ा था कल, और रेजिडेंट एओपी। सो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? एनीवन कैन टेल कि हम ये रेजिडेंसी स्टेटस क्यों, हमें क्यों जरूरत है इसकी? व्हाट डू वी वांट टू अचीव आउट ऑफ इट? हमें इसको इस बेसिस के ऊपर ही हम लोग उस इंडिविजुअल की, उस कंपनी की, उस एओपी की टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम, टैक्सेबल है नहीं है, उसको कोई एग्जेम्पशन मिल रही है, दैट वी कैन डिटरमिन लेटर ऑन। बट हमें उसकी टोटल इनकम आइडेंटिफाई करना और फिर ये चीज आइडेंटिफाई करना कि वो टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है, ये चीज हमने आइडेंटिफाई करनी है थ्रू आफ्टर ऑल दिस एक्सरसाइज। सो रेजिडेंट पर्सन, पर्सन के अंदर कौन कौन आ सकता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, एंड एनी गेसेस, एनी वॉलंटियर? आवाज बहुत स्लो है। अब बेट इज इट बेटर नाउ, युस्रा? ओके, ठीक है। सो एनी गेसेस फॉर द फोर्थ के रेजिडेंट पर्सन? यस, विच गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट। और बाकी की जो गवर्नमेंट्स हैं, तो दे आर जो तीन जिन गवर्नमेंट का बहुत रेपिटेटिवली डिस्कशन होगी एंड लॉ, एक तो फेडरल गवर्नमेंट होगी, एक प्रोविंशियल, और एक लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने रेजिडेंट पर्सन की ब्रॉड डेफिनेशन में जिसको कवर किया, दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। नॉट वर्किंग। फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, और फिर इंडिविजुअल के लिए क्या क्लॉजेस, क्या हमारे पास गाइडेंस आ रही है? वो है इंडिविजुअल में कौन रेजिडेंट होगा? एनीवन, एनी इंडिविजुअल, एनी सिटीजन प्रेसिडेंट प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 days or more, employee of federal government or provincial government posted abroad। सिर्फ ये नहीं कि एम्प्लॉय हो, अगर उसकी पोस्टिंग अब्रॉड हुई हुई है देन, ठीक है। सिटीजन नॉट इन पाकिस्तान फॉर 182 days, ऑल्सो नॉट टैक्स पेयर इन एनी अदर कंट्री। इसको लिखने का मकसद क्या है? पीपल लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है। इसका सबसे एक जो एक एग्जांपल दे सकते हैं हम, वो ये है बेसिक, कि पीपल लाइक ट्रैवलिंग, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर। और है वो सिटीजन पाकिस्तानी, सिटीजनशिप क्या है उसके पास? पाकिस्तान का CNIC है, उसके पास पाकिस्तान का बे फॉर्म है, वो मतलब पाकिस्तान का सिटीजन है। सिटीजनशिप कैसे आइडेंटिफाई होगी? वो NTN, ठीक है, जो आपको सॉरी CNIC। तो वो सिटीजन तो है पाकिस्तान का, लेकिन वो 2 महीने इधर पाकिस्तान में, 2 महीने दुबई में, 2 महीने यूरोप, 2 महीने ड्रीम लाइफ। तो सिटीजन नॉट इन पाकिस्तान फॉर 182 days, ऑल्सो नॉट टैक्स पेयर इन एनी अदर कंट्री, ठीक है। वो दुबई में टैक्स नहीं पे करता, मतलब वो वहां का रिटर्न फाइल नहीं करता, ठीक है। सो ही इज नॉट ए टैक्स पेयर। और इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, वो रूल 14 है। आप लोगों ने कहा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, इफ यू वांट हम उसको भी कभी रिवाइज कर लेंगे, बट वो रूल्स बहुत आसान है। उनमें क्या आता है कि द डे, जिस दिन वो पाकिस्तान लैंड करेगा, जिस दिन वो पाकिस्तान से जाएगा, से बोथ विल बी काउंटेड। अगर वो पाकिस्तान में उसका एक दिन भी डिले हो जाता है ड्यू टू
एनी स्ट्राइक, और उसमें क्या उस वो क्या उसमें क्या करेंगे? एनीबडी हु कैन रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स कि क्या होगा अगर कोई। आप ये स्लाइड शेयर करती हैं मैम? इफ यू वांट आई कैन। स्ट्राइक का डे काउंट होगा, ठीक है। अभी जैसे पाकिस्तान में स्ट्राइक है, कोई भी ऐसा रीजन है, बट व्हाट इफ वो पाकिस्तान में आया था और उसका आने का स्टे का कोई मकसद नहीं था। यू गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। उसकी ही वाज इन ट्रांजिट, यानी कि वो पाकिस्तान में कोई डे स्पेंड करने के लिए नहीं आया था। उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से उसने चाइना जाना था। चलो सिंपल कर लेते हैं, चाइना ही जाना था। वो दुबई से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान से फिर अगली फ्लाइट उसने चाइना के लिए। ट्रांजिट का डे काउंट नहीं होगा। वेल वेल डन युसरा, नॉट काउंटेड। गुड गुड अनीसा, नाइस। ओके, सो लेट्स मूव यू गाइस, नो रूल फॉर देम, ठीक है। रेजिडेंट एओपी के लिए क्या शर्त है? ओके, वर्किंग। रेजिडेंट एओपी के लिए क्या होना चाहिए? रेजिडेंट एओपी, एओपी क्या होती है? एओपी में क्या क्या शामिल होता है, क्या? यू गाइस रिमेम्बर एओपी क्या होती है? आप लोग अनम्यूट करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इफ यू वांट टू स्पीक आउट, अगर आप चैट में नहीं मेंशन करना चाह रहे तो ठीक है। ठीक है, ये नवीद आपने मुझे किसका रिस्पॉन्स इधर किया, चीज टाइप की है? ये जो आपने इधर आंसर किया है, ये किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, अगर आप मेंशन कर दें। रेजिडेंट एओपी। ओके, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, होली और पार्टली, ठीक है, सही है। मुझे लगा आपने इंडिविजुअल का कोई जवाब इधर टाइप किया था। ठीक है। अच्छा, एओपी जो है वो मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था कि एओपी क्या होती है। याद है तीन चीजें जो एओपी, व्हाट इज एओपी? फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड यस 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 यस, गुड 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 गुड। ओके, याद है आप लोगों को। तो फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम कि ये क्या है? ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये उसका कोई आगे, डू दे ऑलवेज हैव टू मेंशन कि ये एक ये एओपी रेजिडेंट है या नहीं? आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एओपी है या इंडिविजुअल है? पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ओके, आप लोगों को याद है, दैट्स गुड। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस पर और मूव करते हैं। रेजिडेंट कंपनी के अंदर क्या क्या आता है? रेजिडेंट कंपनी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। अच्छा, एक कंपनी थी, वो फॉर्म हुई दुबई में, ठीक है। उसकी मैनेजमेंट आकर आई पाकिस्तान में, उसने अपना पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसके पूरी जो बोर्ड है वो यहाँ आकर डिसीजंस लेता था। ऑपरेशंस नहीं, मैनेजमेंट, ठीक है। वो आई, वो पाकिस्तान में, क्योंकि दुबई में देयर देयर आर नो विंटर्स, तो वो सिर्फ विंटर सीजन में यहाँ आती थी। लाइक लेट्स से, जैसे नॉर्थ इस्लामाबाद साइड पे जो सर्दी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो ये इन 4 मंथ्स में रही है। और उसका स्पेशल टैक्स ईयर है वो 31st, उनका जो टैक्स ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है, ठीक है। और वो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ 4 महीने यहाँ आके सारे डिसीजंस वगैरह लेती है। रेस्ट तो वो कहती है कि भाई हम लोग वहीं ठीक हैं, मौसम बराबर ही है, गर्मी एक जैसी होती है। तो फिर क्या होगा अगर मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ 4 महीने के लिए आ रही है? उस केस में क्या होगा? विल इट बी अ रेजिडेंट कंपनी? हम्म, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर।
टाइप करने की जरूरत नहीं है। यस, कंट्रोल होगा। एनी टाइम इन द ईयर है, तो यस कंट्रोल होगा अगर वो 4 महीने के लिए भी आकर यहाँ रहती है और रेजिडेंट कंपनी के अंडर प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट आती है। इस रेजिडेंट पर्सन का ये जो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, ये जो ऊपर वाली टॉप फोर चीजें, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऊपर क्यों नहीं आई? डज तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती। कंपनी की डेफिनेशन के अंदर ही प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट फॉल करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने उसको इस तरह इसलिए उसको ऊपर और बाइफरकेट नहीं किया, और क्योंकि कंपनी को ही, कंपनी के अंदर सिर्फ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट आती हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं आती, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट कंपनी के अंडर नहीं आती, लोकल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। एंड देन कम्स फेडरल गवर्नमेंट। तो ये था हमारा कल का, और हमने इसके कुछ प्रैक्टिस सेशंस में, और इंशाल्लाह टुमारो एज वेल, सैटरडे जो है वो मैंने स्पेसिफिकली यही प्लानर जो बना रही हूँ उसमें यही है कि सैटरडेज विल बी फुल डे प्रैक्टिस, ठीक है। और जो भी हम टॉपिक कवर कर रहे होते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने बहुत ज्यादा तो कवर नहीं किया, लेकिन आप लोगों की आंखों से कोई भी गुजरा हो पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स में से है, और आप लोगों को कोई मुश्किल लग रहा है, तो यू रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, या अभी भी चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दे कि इस ईयर का ये वाला क्वेश्चन, ये जो 4 टॉपिक्स हमने किया, आई नो ये इतने कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी मैं सैटरडे की प्रैक्टिस में डाल दूंगी, ठीक है। इनिशियल आवर में हम वो चीजें कवर करेंगे जो रह गई होंगी, आज रह जाएंगी, बट बाकी हम सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक हो गया? ऑल गुड? किसी का कोई क्वेश्चन किसी चीज में? रूल 14 हमने नहीं पढ़ा, इस तरह डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो उसमें तो प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, युसरा का कोई क्वेश्चन है? ओके मैम, अच्छा ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट भी हो गया। अब नेक्स्ट इज, हमने क्या आज पढ़ना है? हम कॉमन रूल्स की तरफ जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो जब हम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ेंगे, और जब हम कंपनी पढ़ेंगे, टैक्सेशन ऑफ कंपनी और टैक्सेशन ऑफ अदर इनकम, उसमें हम उन डेफिनेशंस को कवर कर लेंगे, लेकिन हम कॉमन रूल्स की तरफ चलते हैं, सो दैट वी कैन वाइंड इट अप, and we will cover this through study text. Okay. युसरा, अभी जो प्लानर है वो बन ही चुका है, लेकिन मैं उसके साथ, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि आई वांट टू कवर एज मैक्सिमम क्वेश्चंस एज पॉसिबल, तो आई होप सो बाय मंडे आप लोगों, आई डिस्प्ले इट इन द क्लास एंड आई विल इवन शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, अच्छा जी। अभी आप लोगों को स्क्रीन नहीं नजर आ रही? कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ओके, तो कॉमन रूल्स, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, कोई मुझे बता सकता है कि ये हमें कहाँ जरूरत होगी अपोर्शन करने की? डिडक्शंस, डिडक्शंस का जो है वो आइडिया तो है ना आपको, है कि जब भी हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, अब जितनी भी इनकम कोई इंसान अर्न करेगा, सो पूरी की पूरी टैक्स हो जाएगी, तो फिर वो कहेगा कि मतलब ये भी मेरा एक एक्सपेंस ही है, तो इसको भी काट के फिर उसके ऊपर टैक्स लगाएं। तो इनकम टैक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को आइडिया है कि जो टैक्सेबल इनकम है दैट इज नेट ऑफ अलाउड एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स जो है वो आपको अलाउ करते हैं फ्यू डिडक्शंस, लेकिन उसके अंदर ये भी है कि अगर मुझे, अब हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ पर्सन देखे हैं गवर्नमेंट को निकाल कर, जो अभी हमने पढ़ा, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, हम किधर, हमें क्या तीनों में डिडक्शंस अलाउड है, या इंडिविजुअल को कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती, पूरी की पूरी सैलरी पे उसको टैक्स देना होता है? एनीवन? हाँ जी, यस सर।
वेरी नाइस। हमें तभी एक्सपेंसेस अपोर्शन करने होते हैं जब हमें कॉमन एक्सपेंसेस हो। फॉर इंस्टेंस एओपी के केस में हम लोग दो बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसे ही खरीद लेते हैं जो हमारे दोनों बिजनेस में हम स्प्लिट कर सकते हैं। कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जैसे आपके नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे स्टाफ कॉस्ट हो गई। एक आपका अकाउंटेंट है जो आपके दोनों बिजनेसेस को देख रहा है, तो उसको टाइम की बेसिस पे आप उसकी कॉस्ट जो है वो अपोर्शन कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज, सो लेट्स जस्ट रीड इट आउट। This concept implies expenditure, deduction, and allowances which relate to the following. Following में क्या क्या आता है? The derivation of more than one head of income, derivation of taxable income and any class of income subject to final tax regime, FTR, the derivation of income chargeable to tax under any head of income and to some other purpose. FTR अभी हम cover करेंगे, but in हम बिजनेस के साथ इसको देखेंगे, ठीक है? वो ये दो टॉपिक्स आप लोग बताएं, यू वांट टू कवर इट टुमारो, या इसको आप लोग बिजनेस के साथ ही इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे, मिनिमम टैक्स रिजीम की और फाइनल टैक्स रिजीम की? अप टू यू। ठीक है, बिजनेस के साथ ही ज्यादा रेलेवेंट है ये। ठीक है, पोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, ये सेक्शन 67। रूल्स क्या हैं इसके, कि हमारे हमारे पास क्या रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डिडक्ट करना होता है, कि उसकी अपोर्शनमेंट जो है उसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज वेरी एसेंशियल, जो याद होना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, आपका एक आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड आप लोगों ने आपने कोई एबीसी, आपने पेन मंगवाए हैं, ठीक है? आपने एक पूरा पेन का कार्टन मंगवाया है, और वो सारा जो है ना वो सेल हो गया है फॉर 1 लाख रुपीज, ठीक है? और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा है 18%, लेट्स सपोज। तो आपका जो आपने जब सेल किया, आपने इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया, आपके पास पैसे आए हैं 1,18,000 रुपीज, 118,000 रुपीज, 1,18,000 रुपए आपके पास। पूरा पेन का डब्बा था आपके पास, आपने कहीं से खरीदा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं हो रही। अब आप मुझे बताएं, आपका जो टैक्स है वो किस पे चार्ज होगा? 1 लाख रुपए पे चार्ज होगा या 1,18,000 रुपए पे चार्ज होगा? आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल समझ आए? ओके, युसरा ने रिप्लाई किया है, एनीबडी एल्स? नहीं, 80,000 में 180 था, 18 था, 180 तो था ही नहीं। आपको आपको 1 लाख का आपका सामान बिका, और 18,000 रुपए उसके ऊपर आपने बहुत एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया, और आपने अपने कस्टमर से 1,18,000 रुपए लिए, ठीक है? तो अब आप मुझे बताएं कि आप लोग जब उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो इनकम के अंदर आप जो अमाउंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? असद, आपने एक सेल की है एक आइटम, आपकी इनकम है, आपने 1 लाख रुपए की एक पेन का कार्टन था, ठीक है? वो आपने सेल किया। एक 1 रुपए का एक पेन था, उसके अंदर 1 लाख पेन थे, ठीक है? और आपने 1 लाख पेन इस तरह सेल आउट कर दिए, आपके पास 1 लाख रुपए आ गए। लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उसके ऊपर 18% टैक्स चार्ज किया। आई एम नॉट, ये हाइपोथेटिकल मैं परसेंटेज बोल रही हूँ। 18% आपने सेल्स टैक्स चार्ज कर दिया, आपको पास जो पैसे आए हैं वो 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपीज आए हैं आपके पास। उसमें से 1 लाख इज योर सेल अमाउंट, 18,000 इज द सेल्स टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को सबमिट कराना है, ठीक है? और वो जो 1 लाख रुपए आपका असल इनकम है, और 18,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को जाने हैं, ठीक है? ये आपकी पूरी इनकम होगी। अब आपने अब आपने क्रिएट करनी है अपनी टैक्सेबल इनकम, नेट ऑफ एक्सपेंसेस। समझे, आपने वो जो पेन का डब्बा था वो 80,000 रुपए का खरीदा था,
तो अब आप मुझे बताएं कि ऊपर टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस हैं 80,000 के, ठीक है। अब आपने इसमें से माइनस करेंगे 1,18,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, बिकॉज सेल्स टैक्स तो पहले ही गवर्नमेंट को देना है। यस, तो आप लोग अगर ये नोट पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप कोई भी अमाउंट अपोर्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जो भी एक क्या पता वो आपको इसी तरह कर दे कि भाई आपका जो पेन था या जो भी आपका सप्लाईज थी उनकी कॉस्टिंग रिकैलकुलेट करने के लिए दे दे, और उसके अंदर एक एलिमेंट और वो ऐड कर दे कि उसके अंदर जो है सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। तो आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करके आपने उसको अपोर्शन करना होगा अपनी रिसीट्स के साथ, ठीक है। और जो आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं उनमें से भी आपको सारे अपने जो सेल्स टैक्स हैं और एफईडी वगैरह है उस जो उसकी परसेंटेज आपको वहां पर बताई जाएगी। आई थिंक 15% इज फॉर एफईडी, और सेल्स टैक्स का जो प्रोविंशियल या गवर्नमेंट का जो भी रेट आपको वो देंगे इन द क्वेश्चंस वी विल सी एज वेल। ये चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि ना इट हैज टू बी नेट ऑफ द सेल्स टैक्स। ओके, 1 लाख पर सही है। हाँ जी। और इसके अंदर ये हो गया, आप लोगों ने ये याद किए हुए दिस होल थिंग। ये तो अक्सर दे वांट द एग्जामिनर वांट्स टू यू नो दे चेक कि आपका जो बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, दे इवन टेस्ट इट एज योर मेमोरी कि उसका सर्टिफिकेशन जो है कि कैसे आप अप्रूवल या आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो यू नो यू टेक दिस अप्रूवल, दिस इज अ फॉर्मल थिंग टू हैव हैड हैपेंड। This certificate shall be accepted by CRA unless there is a significant variation from all allocation under the rules. आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो भी बेसिस आपने फाइनल किए हैं टू डिवाइड इट अमंग, वो किस किस बेसिस पे हो सकता है। अगर कोई आपकी सैलरी है एम्प्लॉय की वो आपने डिवाइड करनी है तो वो टाइमिंग की बेसिस पे हो सकती है। एंड सिमिलर आपका जो यू नो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्सपेंस, ठीक है। Where in case of certain transactions the net gain, brokerage commission and other income is taken as turnover, then gross profit from business shall be taken as gross receipts for the purpose of apportionment of expenses. For instance, अगर किसी का बिजनेस क्या है, कमीशन किसको कहते हैं कि जैसे आपको किसी ने कहा कि मेरा ये माल बिकवा दो तो उसके ऊपर 20% तुम्हारा कमीशन होगा, तो उस बेसिस पे तो कोई भी आपका खर्चा तो कोई भी ना हुआ ना, तो आपकी तो ग्रॉस जो रिसीट्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे बिजनेसेस जिसके अंदर कोई नेट गेन नहीं है, आपका ब्रोकरेज है, कमीशन है एंड अदर इनकम जिसके ऊपर टर्न ओवर ही है, तो उस केस में ग्रॉस रिसीट्स को भी आपको पोर्शन जो है ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑल शुड बी टेकन एज ग्रॉस रिसीट्स फॉर द पर्पस ऑफ apportionment of expenses, ठीक है। For the purpose of these rules, a person may have following classes of income. आप सब familiar हैं इसके साथ, salary, income from property, income from business, capital gains, income from other sources, income chargeable as separate block। ये हमने अभी skip किया है, we'll cover it in the business part, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 नंबर का आराम से इसमें से सवाल आ सकता है। सो हम इसका एग्जाम्पल करके समझ लें या इसको हम थ्रू यू, इसमें से एनीथिंग आप लोगों को कुछ मुश्किल लगता हो, इसमें जो जो की चीज है वो यही है कि इसका अगर कभी भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आएगा फेयर मार्केट वैल्यू का, तो उसमें आपका दे माइट वुड वांट टू यू नो आंसर कि भाई इसमें से वैल्यू आप बता दें कि दोनों में से कंपैरेटिव में से कौन सी वैल्यू आपको रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है बेसिस बताने पड़ेंगे कि अगर नहीं आप आपने जो बेसिस है वो बोर्ड के अप्रूवल के थ्रू होने चाहिए। दिस पैराग्राफ इज रियली इंपॉर्टेंट, वेयर द प्राइस रेफर्ड अबव इज नॉट ऑर्डिनरी। फेयर मार्केट वैल्यू की सबको अंडरस्टैंडिंग है ना? ओके,
अगर कोई ऐसी आइटम आ जाता है पाकिस्तान में, जैसे एआई है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अभी हम पाकिस्तान में एक कोई सॉफ्टवेयर की सीडी लेने के लिए जाएं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सबकी, क्योंकि पहले एक दौर था कि जब पाकिस्तान में कंप्यूटर लैपटॉप्स बहुत नायाब होते थे, तो जितना उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी। जैसे अभी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आपको आराम से आप डाउन अपना सीडीज वगैरह पर परचेज कर लेते हैं, एंड यू डाउनलोड इट। बट कुछ चीजें ऐसी हैं विच आर वेरी यूनिक इन नेचर। ठीक है, जैसे मैं तो आईटी सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल दूं, क्योंकि कुछ नई नई जो डेवलपमेंट आती रहती हैं, उसमें कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, कोई नई चीज बनी है, कोई ऐसी चीज डेवलप हुई है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपने जब जो पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी अपने सिस्टम में लाना चाह रही है, कि तो दे कम, उसकी बहुत हैवी प्राइस होती है। तो जैसे कि आप, ऐसा ना हो कि भाई आपका बिजनेस था, आपको अपने किसी सिस्टम के अंदर एआई चाहिए था, यानी कि एआई किस तरह आपको चाहिए था कि भाई आपके जो फॉर्म्स आ रहे हैं, कोई आपके कस्टमर के फॉर्म्स हैं, ठीक है, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, फॉर इंस्टेंस ये जैसे हम समझ लें कि ये ये जो प्लॉट्स की सेल, रियल स्टेट बिजनेस है, जैसे कोई प्लॉट सेल करते हैं, तो उनके इतने ज्यादा फॉर्म्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो स्कैन करते हैं हमारे, हमें इतने एम्प्लॉयज जो है वहां बिठाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि हम ना इसके लिए एआई की हेल्प ले लेते हैं कि फॉर्म्स जो हैं वो वही अप्रूव करते जाएं, स्टैम्प करते जाएं, कैश उसका जो है ना डेटाबेस खुद ही अपडेट होता जाए। क्योंकि पता नहीं आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, जो प्रॉपर्टी की फाइल्स वगैरह सेल होती हैं, तो उसमें डेटा स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उसमें मसले मसाइल होते हैं। तो एआई की हेल्प लेते हैं, वो एक एआई परचेज करते हैं, तो कहते हैं कि भाई एक बंदे की जो रिटर्न आई है उसके अंदर एआई का जिसने सॉफ्टवेयर लिया है उसको मिल गया है जी 1 लाख रुपए का, एंड सम अदर पर्सन, उसने भी किसी कंपेटिटिव इंडस्ट्री में एक और बंदे ने भी वो सॉफ्टवेयर लिया है और उसको मिल रहा है 5 लाख रुपए का। ठीक है, सिनेरियोस कैन बी सच कि भाई कोई ऐसी यूनिक चीज है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती। तो आपको ये असरटेन करना है कि एक बंदे को इतना सस्ता मिल गया वो वैल्यू, और एक को इतना एक्सपेंसिव मिल गया है, तो यू हैव टू, उसकी जो अप्रूवल है फिर, हु हैज टू, यू हैव टू गेट इट फ्रॉम। हम उसकी वैल्यू डिटरमिन करेंगे अंडर द लाइट ऑफ द ऑर्डिनेंस, कि भाई आपने फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि जो मार्केट के अंदर उसकी एक उसकी जो वैल्यू मार्केट प्राइसेस है, हमें वो ही यूज करनी है फॉर द पर्पज ऑफ आर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल प्रॉफिट तक रीच करने के लिए हम कोई बहुत ज्यादा ही 5 लाख डाल दे और कोई 50,000 डाल दे, वो वाला काम नहीं करना। हमने उसके लिए एक सेट प्राइस, जो मार्केट की प्राइस होगी, हमें वही चार्ज करनी है। ठीक है, XYZ purchased a second-hand car from Messrs. ABC Limited, an associate company. The cost of that car is 500,000 in the books of ABC Limited, whereas written down value of the said car is 350,000. One of the car dealer told the company that the value of the said car in the market is 250,000. What is the value of the car? Internet. अच्छा. One of the car dealers told the company that the value of the car in the market is 250,000. तो हमें बेशक वो कार जो है बुक्स में किसी की 350,000 पे आई थी, लेकिन हमें वो वैल्यू चार्ज करनी है जो मार्केट में चल रही हो
इसका फायदा क्या है? इससे फायदा क्या है? इनकम टैक्स वालों को क्या फायदा है इससे? कोई कितने का भी खरीदे, कितने का भी बेचे, इसका मोटिव कोई समझ रहा है इसके बिहाइंड कि क्या है? यस, इसका मोटिव यही है कि भाई कोई अननेसेसरी ज्यादा ना डिडक्ट कर ले। अब ऑल्दो आप लोग पढ़ चुके हैं कि आपको जो डिडक्शंस अलाउड हैं उसके बकायदा रूल्स हैं कि भाई कार अगर परचेज कर ली तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है एज अ बिजनेस। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही कि अगर फॉर इंस्टेंस ये तो मेसर्स एबीसी की बात कर रहे हैं कि इन्होंने अगर कोई कार वगैरह खरीद लिया तो उसके ऊपर जो डिडक्शन है वो एज पर डिप्रिसिएशन ही अलाउ होती है। 100% तो नहीं अलाउ होगी, लेकिन इवन वो 350,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा या 250,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस फॉर ज्यादा उसको डिप्रिसिएशन देनी पड़ेगी एवरी ओवर द टाइम। और आपका रेवेन्यू जो है फॉर द जो जिसके ऊपर आप लोग अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। यस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। रिसीट ऑफ इनकम। आई डोंट थिंक सो ये इतना कॉम्प्लेक्स करके अब क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है या नहीं। लेकिन एक जमाने में आई कैप के जितने भी क्वेश्चन आप देखें तो वो काफी इस पे सैलरी में स्पेसिफिकली वो इसके अराउंड बहुत खेलता है। आई कैप के क्वेश्चंस बहुत इस तरह आते हैं टू जस्ट टू टेस्ट कि आप इसमें एक महीने की सैलरी ज्यादा डालते हैं या नहीं डालते। सो अ पर्सन पर्सन में हर कोई आ जाता है, इंडिविजुअल भी आ जाता है, एओपी भी आ जाता है और कंपनी भी आ जाते हैं। शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट। रिसीट ऑफ इनकम सबको समझ आ रही है ना कि भाई आपका जो इनकम आपके बैंक में आई, आपके पास कैश में आई, या डीम्ड रिसीव्ड है कि आपकी ही बुक्स में ये रिफ्लेक्ट हो रही है एज रेवेन्यू, आप उसको दिखा रहे हैं, क्रेडिट कर दिया आपने अपनी रेवेन्यू को। A person shall be treated as having received an amount, benefit, or perquisite if it is actually received by the person, applied on behalf of the person, at the instruction of the person, or under any law, or made available to the person. हम इसके लिए एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। मिस्टर बशीर, an employee of HA Motors, 1 minute, please excuse me for a minute, please. ओके, सो हम एक्सरसाइज पे इसलिए मूव कर रहे हैं, ये है सेक्शन नंबर 69 के लिए ये एक्टिविटी है। हम इसके थ्रू विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन। मैं ही रीड कर लेती हूँ, ठीक है। मिस्टर बशीर, एन एम्प्लॉय ऑफ मेसर्स HAS Motors Limited, visited different clients for recovery of its bills and he received following responses.
One of the client, Messrs. Foods Limited, one of the client paid him a sum of 96,500 after deducting a tax of 3,500. ये उसने सही किया? उसकी जो इनकम थी वो कितनी होगी? 96,500 प्लस 3,500, यानी कि 1 लाख रुपए ही बनते हैं। बट उसको मिली किस तरह? उसको आफ्टर टैक्स डिडक्शन मिली। सो वो मेसर्स इसके किस किस अमाउंट के ऊपर अपनी इनकम टैक्स करेगा? वो क्रेडिट क्या करेगा? इनकम किस अमाउंट से क्रेडिट करेगा? इनकम 100,000 क्रेडिट, डेबिट बैंक 96,500, and debit tax expense 3,500. Okay. अच्छा, मॉडर्न मोटर्स ने क्या किया उसके साथ? इट ऑलरेडी पेड अ सम ऑफ 35,000 बीइंग द बिल्स of Messrs. HA to Messrs. Sarhad Motors at the instructions of HA. तो उसने तो इसको पैसे ही नहीं दिए। उसने कहा कि मैंने ऑन योर इंस्ट्रक्शंस Messrs. सरहद को पैसे दे दिए, क्योंकि तुमने कहा कि यू। सो पहले वाले केस में क्या हुआ कि उसको पैसे मिल गए। दूसरे वाले केस में क्या हुआ? उसकी इनकम क्रेडिट होगी या नहीं होगी? हम इसको थोड़ा सा अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखें ना, तो यहाँ पर वो वाली चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि ये भी उसकी इनकम तो बनेगी। ठीक है, लेजिट इनकम है उसकी, उसको पैसे भी मिले और उसकी इनकम तो बनी ही बनी है। ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा? उसको पैसे तो उसने नहीं दिए। उसने कहा मैंने जो तुम्हारे पैसे थे वो आगे सरहद लिमिटेड वालों को दे दिए हैं। तो हम इसे अकाउंटिंग एंट्री के हिसाब से पढ़ते हैं। अभी टैक्स को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। सेकंड वाले की हमें क्या एंट्री करनी चाहिए इन आवर बुक्स? हमारी बुक्स में जाहिर सी बात है कोई मेसर्स शाहिद का भी HA मोटर्स की बुक्स में उसका एक पेबल आ रहा होगा। तो आप अपना इनकम करेंगे क्रेडिट, और सरहद का जो पेबल था उसको डेबिट कर देंगे। 35,000 एज इनकम एंड क्रेडिटर। परफेक्ट नवीद, गुड। सिटी फ्लायर्स के साथ क्या हुआ? वहां पर भी एक एडजस्टमेंट होगी। वहां पर क्या एडजस्टमेंट हुई? एडजस्टेड अ सम ऑफ 55,000 अगेंस्ट द ट्रैवलिंग टिकट्स परचेज्ड बाय मेसर्स HA मोटर्स फ्रॉम देयर ऑफिस एंड पेड द बैलेंस फ्रॉम देयर ऑफिस। बैलेंस की अमाउंट क्या है? 45,000। तो टोटल इनकम कितनी बनी इसकी? क्रेडिट कितना होना चाहिए? इनकम कितनी है? हायका, मीजा, एनीवन? युसरा? इनकम टोटल कितनी होगी इसकी? टोटल इनकम वैसे ही। ओके सर, ठीक है। युसरा, डू यू हैव द सेम आंसर? इज शी हियर और शी हैज लेफ्ट? हायका, इकरा? ओके, गुड, गुड, सही है। 100,000 आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है यहाँ पे कि उसके उसके बिहाफ पे अगर आगे दे दिया तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन है ऑफ द दिस सेक्शन 69 के। एक्चुअली रिसीव उसने 96,500 किए, लेकिन उसमें से टैक्स निकल गया, तो रिसीव उसी के बिहाफ पे आगे उसने FBR को पैसे दिए होंगे ना। तो इनकम तो उसकी इंक्लूसिव ऑफ इनकम टैक्स ही बनेगी। ठीक है। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और एनी अदर लॉ। तो जो सरहद लिमिटेड को उसने पैसे पे करवाए वो एट हिज इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक है। और सिमिलर जो उसने ट्रैवल एजेंसी को जो टिकट्स पे कर दिए 55,000 की, वो भी उसकी इंस्ट्रक्शन पे ही पे किए। ठीक है।
Hamid's son said that they recorded their sum payable in its financial records. However, its settlement will be made in due course. इसका क्या होगा? वन मेन अंडर इनकम टैक्स लॉ था। कौन सा वाला पॉइंट? असद, आपके मैसेज का मैं पढ़ रही हूँ अभी। 1 पॉइंट, जी जी, जो ये लिखा है, वन ऑफ द क्लाइंट्स पेड हिम अ सम ऑफ 96,500 आफ्टर डिडक्टिंग अ टैक्स। जी, अंडर इनकम टैक्स लॉ। जी जी, टैक्सेस आर पेड अंडर द लॉ। सो जाहिर सी बात है वो एलिजिबल था ना इसके लिए। अब फोर्थ वाले में क्या हम करेंगे कि वो कह रहे हैं कि Hamid's son said that they recorded their sum payable in its financial record. However, settlement will be made in due course. उसको पैसे नहीं मिले, रिसीट हुई है इसमें या नहीं हुई है? जैसे हम डेबिट क्रेडिट अभी कर रहे थे ना, तो उसने भी अपना पेबल तो बुक किया हुआ है। वो कह रहे तसल्ली रखें, आपको पैसे मिल जाएंगे इन ड्यू कोर्स। तो अगर किसी ने अपना पेबल रिकॉर्ड किया हुआ है अपनी बुक्स में, और आपने भी रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, रिसीवेबल डेबिट, अगर आप अक्रूवल पे चल रहे हैं, पहले हम समझ रहे थे कि कैश बेसिस है, अभी हम, हाँ, नॉट रिसीव, गुड वन नवीद, नॉट रिसीव्ड। HA Motors Limited is interested in knowing the amount of receipts which are liable to be added to the taxable income. Receipts to be included, तो आपका जो इनकम है वो क्रेडिट होगी विद 100,000, ये 35,000, दिस ऑल्सो 100,000, क्योंकि वो आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर, द पर्सन वाज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी। Recouped expenditure, section 70. Any amount received subsequently is in respect of deduction previously allowed as deduction will be added in the income of the year of receipt. ये एक बहुत ज्यादा ही इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपको बता रहा हूँ। नॉट रिसीव्ड, आंसर थोड़ा दोबारा शो करें। अच्छा जी, यहाँ पर उसको सम रिसीव नहीं हुई ना। हमीद सन्स ने कहा कि हमने अपने पास पेबल रिकॉर्ड किया हुआ है। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने, one of the client paid him a sum of 96,500 after deducting tax of 3,500. असद, क्या मिस्टेक है इसके अंदर? ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग ये इसमें आ रही है कि दिस इज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड, नहीं लिखा, बट उधर लिखा है ना, क्लाइंट पेड हिम, वन ऑफ द क्लाइंट पेड हिम अ सम ऑफ आफ्टर डिडक्टिंग। सो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि एक्चुअली रिसीव नहीं लिखा? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, एम जी आई जी, ऑडिबल? यस यस। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आंसर में इसका ये होगा कि अकॉर्डिंग अगर जो इनका देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो इनकम रिसीव की है वो एक्चुअली रिसीव की है, लेकिन एक्चुअली तो इन्होंने सिर्फ 96,500 की है। हम रिसीव तो लेंगे, वो तो 1 लाख ही लेंगे, लेकिन इस आंसर में कहेंगे कि इन्होंने एक्चुअल सम 96,500 किया है, और टीटेड रिसीव जो अंडर लॉ पे किया गया है 3,500 है। तो इसका जी जी, आंसर ऐसे होना चाहिए। हाँ जी, मैंने आप लोगों के साथ वो डिस्कस किया ना, इसकी एंट्री क्या होगी आपकी बुक्स में।
हाउ आर यू गोइंग टू शो इट इन योर बुक्स कि आपका टोटल, अगर आप अक्रूड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है आपका, तो आप इनकम तो 100,000 ही करेंगे, लेकिन आपका जो कैश रिसीव्ड है, जो आप बैंक डेबिट करेंगे, वो बाय 96,500, और टैक्स एक्सपेंस आपका जो है, जो आपका विद होल्ड कर लिया है आपके कस्टमर ने, दैट इज 3,500। ठीक है। हाँ, जो ग्रॉस यस है। जी। यस मैम, थोड़ा आंसर आप दोबारा दिखाना, वहां से मैं आपको बताता हूँ। य- यहाँ पे देखें, आंसर नंबर 3 में उन्होंने लिखा है कि 45 जो है वो एक्चुअली रिसीव है, और सम 55 इज अप्लाइड ऑन बिहाफ रिसिप्ट। तो यहाँ पे भी उन्होंने दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट किया है, तो हमें ऊपर में भी जो है ना वो डिफरेंशिएट किया करना करना चाहिए, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ लॉ है, और एक एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ है। ओके, ठीक है, आप उसमें कर दें मेंशन। बट एक अभी हम लोग ना ऐसे कैश लेवल पे इस तरह अपनी विद होल्डिंग जो उसके कस्टमर ने की है ना 3,500 की, हम विद होल्डिंग पढ़ नहीं रहे हैं। सो प्रैक्टिकली भी। और एक चीज है विद होल्डिंग, जब भी आपको कस्टमर पे करता है ना, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के विद होल्डिंग रेट्स फर्क हैं। ये दिस इज वेरी, ये आप इंशाल्लाह फाइनल्स में पढ़ेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स होता है। आपका कस्टमर ने आपको जब भी आपको पैसे दे रहे होते हैं, तो ये एक हमारे एक प्रैक्टिस है कि हर लेवल के ऊपर आपको पैसे देने वाला बंदा, एक्सेप्ट फॉर द फाइनल, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं या हम कोई चीज खरीद रहे होते हैं, तो हम पूरा का पूरा सेल्स टैक्स और पूरा का पूरा उसको चार्ज करते हैं। लेकिन जब ये चीज विद इन बिजनेसेस चल रही होती है ना, B2B जो पेमेंट्स होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट्स, उसके अंदर जो है ना विद होल्डिंग होती ही होती है। तो लेकिन हाँ, यू कैन मेंशन कि भाई कैश जो एक्चुअल रिसीव्ड है उसमें 3,500 है, बट दैट इज ऑल्सो जो डिडक्शन है ना, दैट इज अंडर लॉ, इनकम टैक्स लॉ। हाँ। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन असद। अच्छा, हाँ, हम पढ़ रहे हैं अब रिकूप्ड एक्सपेंडिचर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर ये प्रैक्टिकली भी कंपनीज में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, कि ऐसा बहुत होता है कि आपका पहले आपने एक 3 साल पहले कोई एक्सपेंस जो था वो डिडक्ट करवा लिया, बट कुछ अरसे बाद यू हैव टू, वो अब आपको अलाउ नहीं रहा। लेट्स डू इट थ्रू एग्जांपल्स। First, let's read it. Any amount received subsequently in respect of deductions previously allowed as deduction will be added in the income of the year of receipt as provided in section below. Section 70 है, where a person has been allowed a deduction for any expenditure or loss incurred in a tax year in the computation of person's income chargeable under any head and... जी अनीसा? अच्छा, oh, no problem. Where a person has been allowed a deduction for any expenditure or loss incurred in a tax year in the computation of person's income chargeable to tax. Person है, सैलरीड भी हो सकता है, AOP भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। तो ये रिकूप्ड एक्सपेंडिचर वाला जो केस है, और इवन वो जो रिसीट ऑफ इनकम वाला केस है, वो भी पर्सन के ऊपर ही, पर्सन पे अप्लाई होता है। और ये वाली चीज आपकी टेस्ट हो सकती है इवन इन सैलरी के केस में भी, कंपनी के केस में भी, और AOP के केस में भी। ठीक है। The amount so received shall be included. हाँ, कंप्यूटेशन में आप लोगों ने चार्ज की पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर अ हेड ऑफ इनकम, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, आपने इस साल डिडक्ट कर ली, आपका कोई खर्चा हो गया, कोई अलाउड एक्सपेंडिचर आपने अलाउड था और आपने डिडक्ट भी कर लिया, बट फ्यूचर में क्या हुआ, द पर्सन रिसीव्ड इन कैश बैड डेट था। बैड डेट आपने, ऑल्दो उसका एक लॉ, उसकी एक प्रोविजनिंग है, लेकिन अभी हम इस तरह है कि हमने वो वाली प्रोविजनिंग नहीं पढ़ी हुई। मैं आपको बैड डेट के एग्जांपल देती हूँ। आपको अलाउड था और आपने उसको, लेकिन फिर उस सप्लायर ने क्या किया, उस वेंडर ने क्या किया, आपको आपके उस कस्टमर ने, आप जो सप्लायर था, मेरा बिजनेस है, मैंने किसी को कुछ बेचा और कस्टमर ने मुझे पैसे देने थे, पहले मैंने उसे कहा मुझे 30 दिन के अंदर अंदर पे करो,
60 दिन भी गुजर गए, 120 दिन भी गुजर गए, एक पूरा साल भी गुजर गया, तो आपकी कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि अगर पूरा साल गुजर गया, किसी ने पैसे नहीं दिए, उसे बैड डेट डिक्लेयर कर दो। ठीक है। और आपने बैड डेट डिक्लेयर किए, आपका लेट सपोज जो लॉ की प्रोविजन है उसके हिसाब से भी आपको बैड डेट अलाउ हो गए, आपने निकाल दिए। फिर कस्टमर को आपकी दोबारा जरूरत पड़ गई, उसको आप ही से सामान चाहिए, और वो आया और उसने आकर आपको पैसे वापस दे दिए। अब क्या होगा? टैक्स वालों को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? The amount so received shall be included in the income chargeable under the head for the tax year in which it was received. अब आपको आया पिछले साल, 3 साल पहले आपने बैड डेट क्लेम कर लिया था। ठीक है। 3 साल पहले आपने बैड डेट क्लेम कर लिया, उस वक्त जो इनकम टैक्स का रेट, वैसे सॉरी, जो था कंपनी के हिसाब से अगर कहें तो कम था। इंडिविजुअल के हिसाब से अगर करें एओपी वगैरह, कंपनी का तो क्योंकि कम हो गया है। लेट्स सपोज 3 साल पहले कंपनी का रेट 25% था, अज्यूमिंग, ठीक है, कोई असल वाला नहीं बता रही, 25% रेट था। अब हो गया कंपनी के ऊपर जो रेट चल रहा है वो 29% चल रहा है इनकम के ऊपर। तो क्या मुझे वो जो पैसे वापस मिले हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स 25% पे देना पड़ेगा या 29% जो आज चल रहा है? वो कह रहे थी द अमाउंट फॉर रिसीव शैल बी इंक्लूडेड एट अंडर द हेड ऑफ इनकम अंडर द टैक्स ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड। उसमें वो वाली बात नहीं होगी कि यार उस वक्त तो 25% था, अब ज्यादा मुझे कटेंगे, नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई लाड नहीं है आपके साथ। जब आपको मिले, आपको उसी टैक्स ईयर के हिसाब से, यहाँ पर ये लिख रहा है टैक्स ईयर के हिसाब से ही आपको जो है वो पे करने पड़ेंगे। ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद करेंसी कन्वर्जन, सेशन ऑफ इनकम सोर्सेज। ये तो बहुत, हमारे जमाने में तो बहुत टेस्ट होता था भाई ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला, ये बहुत, क्योंकि ये दो दो लाइन का सवाल होता था, तो ये तो ऑल्टरनेट क्वेश्चन, ऑल्टरनेट एग्जाम में दो दो नंबर का सवाल टेस्ट हो रहा होता था। बट अब आप लोगों के टाइम पे सिनेरियो के ऊपर ये चीजें टेस्ट हो रही हैं। सो ये नहीं है कि मैंने आगे कर दिया, इट्स लाइक 3 मिनट रह गए। मैंने कहा कि करेंसी कन्वर्जन और ये फॉलोड विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन हम कल कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु केम ऑनलाइन, एंड इंशाल्लाह हम करेंसी कन्वर्जन कल पढ़ेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू। अल्लाह हाफिज। एंड फॉलोड विद अ फ्यू एमसीक्यूज अगर मुझे और इसके पास पेपर्स ना मिले तो। ठीक है। अल्लाह हाफिज एवरीवन। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। यस इकरा, फोर्थ है आज। थर्स हमने मंडे से स्टार्ट किया था ना, फोर्थ है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।